Welcome to my channel, The Concept Simplified. This is the part 2 of the World Bank Group. चलिए हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. यहाँ से अब हमारे पास जैसे फर्स्ट टू एसोसिएट्स जो उसके क्लोज एसोसिएट्स से डिस्कशन हो गया, अब हमारे पास IFC आया. IFC का मेन रोल अब यहाँ पे बहुत डिफरेंट हो जाएगा. यहाँ पे वो मेंबर कंट्रीज की नीड्स नहीं केटर करके किस पे फोकस करता है, ऑन प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज पे. ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है whose focus is on the private sector in developing countries पे. जो प्राइवेट सेक्टर हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होता है ये उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनको असिस्टेंस और उनको हेल्प प्रोवाइड करता है. IFC's objective is to assist the economic development by encouraging the growth of productive private enterprise in its member nations, particularly in the underdeveloped areas. अभी तक आपने देखा कि IDA, IBRD इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम जो है मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करें. किसको? मेंबर कंट्रीज को. ठीक, वो अपनी आगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सके. IFC आया, IFC ने कहा मेरा एम है जो प्राइवेट सेक्टर है इन डेवलपिंग कंट्रीज उनको बूस्ट करूंगा. क्यों? उनको बूस्ट करने से क्या होगा? उनको बूस्ट करने से ये होगा कि कहीं ना कहीं उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी, उसकी इंक्रीज होगी, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. See, industrial, agricultural, finance, commercial and other private enterprises are eligible for IFC's financings provided their operations are productive in nature. कह रहे हैं पे लोग कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से, चाहे फाइनेंस, चाहे कमर्शियल नेचर की हो, वो सब की सब आप IFC से लोन ले सकती हैं. लेकिन उनकी क्या कंडीशन है कि प्रोडक्टिव होनी चाहिए. इन द सेंस प्रोडक्टिव का क्या मतलब हुआ? ऐसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रॉफिट के लिए ना बन के लेकिन अपनी कंट्री के, अपनी सोसाइटी का भी वेलफेयर करें, उनके लिए लोन प्रोवाइड करेगा IFC. उन प्राइवेट सेक्टर्स को जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कंडक्ट करे, जैसे कि वो ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करें जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे पाए, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर पाए, या ऐसी एक्टिविटीज जिसकी वजह से पॉवर्टी इरेडिकेट हो, तो उन सबको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है IFC. IFC के ईयर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1956 में IFC बॉर्न हुआ है एंड मेंबर कंट्रीज IFC के हैं 184. हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC. ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा IFC का फोकस कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर पे, प्लस ऐसा प्राइवेट सेक्टर जो प्रोडक्टिव है, ना कि अपनी सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड है लेकिन अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी ओरिएंटेड है. फोर्थ इज मीगा. देखिए, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. मीगा अब इधर नाम देखिए, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. एजेंसी याद रखिएगा, इसके साथ एसोसिएशन लिख देते हैं कभी कभी. ठीक, मल्टीलैटरल का मतलब मोर देन वन कंट्री. इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे FDI की बात हो रही है, और गारंटी मतलब कि जो ये FDI का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसकी ये गारंटी लेता है एजेंसी. ठीक, देखिए मीका जो है वो इसलिए इस्टेब्लिश हुआ था कि जैसे कि कोई डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि हम मान लेते हैं इंडिया. ठीक, इंडिया में किसी फॉरेन कंपनी को आना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है. ठीक है, और मीका जो है उसको कहती है कि तुम इस कंट्री में आओ, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे. अच्छा, प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? देखिए, जैसे इंडिया में अभी किसी की सरकार थी, वो उस फॉरेन कंपनी से डील कर ले कि हाँ आप आइए हमारे यहाँ कंट्री में इन्वेस्टमेंट करिए, हम कोई भी आपको रिस्क नहीं देंगे, कोई भी मतलब उस बात से हटेंगे नहीं कि हमने आपको बुलाया था. अब कल को आ गई दूसरी सरकार, उसने कहा कि ये जो फॉरेन कंपनी आ रही है हम इसके साथ डील नहीं करेंगे. तो इससे इसी चीज से बचाने के लिए, इस पॉलिटिकल रिस्क से बचाने के लिए जो मीगा है वो आगे आती है और वो गारंटी लेती है उस डेवलपिंग कंट्री की कि जो फाइनेंशियल कंपनी की
को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि आप फाइनेंशियल कंपनी आओ, डेवलपिंग कंट्री जो कि इंडिया है उसमें इन्वेस्ट करो, आपको कोई भी पॉलिटिकल रिस्क ऐसा नहीं फेस करना पड़ेगा, हम आपको इंश्योरेंस देते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है उससे आपको कोई भी पॉलिटिकल रिस्क नहीं होगा। तो ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ जो कि आपकी जो फॉरेन कंपनीज जो एफडीआई करने के लिए आना चाहती है अपनी डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको एक प्रोटेक्शन देती है कि हम आपको पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देंगे, प्लस नॉन कमर्शियल रिस्क से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे कि आप इधर आइए और इन्वेस्ट करिए, कुछ अगर नुकसान आपको हुआ या कुछ रिस्क हुआ तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मीगा बैठा है। ठीक, These guarantees helps the investors protect FDI against political and non-commercial risk। देखिए non-commercial risk जैसे कि क्या हो गए, जैसे कि यहाँ पे करेंसी के कन्वर्टिबिलिटी रिस्क है कि जैसे कि जब फॉरेन कंपनी ने डिसाइड किया कि इंडिया के साथ डील करेगी, तब उस समय कन्वर्टेबिलिटी, तब उस समय रुपी और डॉलर का कुछ और हिसाब किताब था। अब जब वो डील करने आई है तब उस समय रुपी और डॉलर का कुछ और हिसाब किताब है। या और जैसे नॉन कमर्शियल रिस्क की जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो उस हिसाब से, या ऐसे कुछ पॉलिसीज या रूल्स बना दे गवर्नमेंट जो उस कंपनी के अगेंस्ट हो, तो इन सब की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मीगा खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो मीगा है वो किसकी हेल्प कर रहा है, मीगा डेवलपिंग कंट्रीज की ही हेल्प कर रहा है। क्यों? मीगा एक्चुअली हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन देता है किसको, फॉरेन कंपनीज को, कि वो उस डेवलपिंग कंट्रीज में आ पाए, प्लस उनको प्रोटेक्शन उनके यहाँ एफडीआई या इन्वेस्टमेंट दे पाए। ठीक, now MIGA's mission is to promote FDI which helps to support economic growth, reduce poverty and improves people life। तो मतलब इनडायरेक्टली मीगा जो है उसका यही मेन मोटिव है कि एफडीआई और आए डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अच्छा, एफडीआई जब आती है किसी भी कंट्री के अंदर तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? देखिए, जब भी अगर कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आ रही है, ठीक, अगर वो अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर रही है तो उसके वजह से क्या होगा, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो अपर लेवल लोग हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जुड़ रहे हैं वो भी, और जो लोअर लेवल हैं, जो लेबर में आते हैं लोग हैं, जो नॉर्मल वर्किंग पावर वो मैन पावर हैं, उनमें भी उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लस जो स्किल्ड लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसकी वजह से क्या होगा, उनके हाथ में आएगी इनकम। इनकम से क्या होगा, इनकम से वो आगे खर्च सकेंगे खर्चा, वो आगे कर सकेंगे उस इनकम से डिमांड। जब वो डिमांड करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी कंट्री में। प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो मतलब और एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, और एम्प्लॉयमेंट मतलब फिर और इनकम, और इनकम और डिमांड। तो ये एक साइकिल चलती जाती है जो आपको एक्चुअली पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो इनडायरेक्टली मीगा ऐसे ही डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। Now last institution is ICSID which is International Center for Settlement of Investment Disputes। नाम से ही समझ आ गया होगा। देखिए, अब कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो उसको सेटल करने के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना है ICSID। द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर कंसीलिएशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। कोई भी दो कंट्रीज के बीच में, एक फॉरेन कंपनी और एक कंट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इशू हो गया, कुछ डिस्प्यूट है, तो उसको कौन सॉल्व करता है? ICSID करता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट। वर्ल्ड्स, अगर कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को हल करता है, उनको सॉल्व करता है, दैट इज ICSID। इट हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड हैविंग एडमिनिस्टर्ड द मेजॉरिटी ऑफ ऑल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट केसेस। इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि इसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो डिस्प्यूट्स हुए उनको सॉल्व किया है। ICSID का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज 1966 एंड मेंबर कंट्रीज आर 163, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में कुछ फैक्ट्स के बारे में जो मे भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो आपको थोड़ा और समझने में हेल्प करेंगे। सी, इंडिया वॉज वन ऑफ द 44 ओरिजिनल सिग्नेटरीज टू द अग्रीमेंट। जब ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय
44 कंट्रीज ने साइन किया था, उसमें से इंडिया भी एक था। तो हम कह सकते हैं इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, क्योंकि उन 44 कंट्रीज में इंडिया भी था जिसने साइन किया था कि हाँ इसको साइन करते हैं इस कॉन्फ्रेंस पे और एक वर्ल्ड बैंक और IMF बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सी सेकेंड नंबर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID एज इट हैज क्लेम्ड कि ICSID कन्वेंशन इज नॉट फेयर। इंडिया जो है अभी तक ICSID का मेंबर नहीं है। उसको ऐसा लगता है इंडिया को, या इंडिया के जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग ICSID का कन्वेंशन फेयर नहीं है, इंडिया को नहीं समझ आता, इसलिए इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। India is currently classified as a blend country, defined as one in transition from lower middle to upper middle income होना चाहिए, and is credit worthy for lending from both from ID and IBRD। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अभी जब आप IBRD पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक मिडिल इनकम कंट्री और अपर और लोअर की क्लासिफिकेशन दी हुई थी। आपने देखा था इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम में आ रहा था क्योंकि उसकी $2000 के अकॉर्डिंग उसका ग्रॉस नेशनल इनकम था। ठीक, लेकिन इंडिया अब धीरे धीरे ट्राई कर रहा है कि वो लोअर मिडिल इनकम से कहाँ जा सके, अपर मिडिल इनकम को। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन फेज में है, ये एक ट्रांजिशन फेज हो गया कि वो एक लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जा रहा है, तो ये ट्रांजिशन फेज हो गया। इसीलिए इंडिया को बोला गया है ब्लेंड कंट्री। ब्लेंड का मतलब हुआ मिक्स कंट्री। इट इज ट्राइंग कि वो लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम में जाए, इसलिए इंडिया इज नोन एज ब्लेंड कंट्री। इसी के वजह से इंडिया इज अ ब्लेंड कंट्री तभी क्योंकि IBRD किसको लोन प्रोवाइड करती है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती है उनको। तो इंडिया तो उसमें आता है क्योंकि वो मिडिल इनकम है, और IDA किसको लोन प्रोवाइड करती है, जो क्रेडिट वर्दी या पुअर कंट्रीज, तो इसलिए उसको IDA से भी फंड मिल जाते हैं कभी कभी और IBRD से भी। IBA lending to India commenced in 1949, मतलब पहली बार IBRD ने कब लोन दिया था इंडिया को, 1945 में दी थी। और क्यों दिया था, इंडियन रेलवेज के लिए। ठीक, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बाय FC इन इंडिया टुक प्लेस इन 1959। IBRD ने इंडिया को लोन दिया 1949 को, क्यों, इंडियन रेलवेज के लिए। ठीक, IFC ने कब इंडिया को लोन पहला दिया, 1959 में, और IDA ने पहला लोन कब इंडिया को दिया, 1961 में। क्यों IDA ने 1961 में क्यों लोन दिया था, एक हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, उसके लिए IDA ने इंडिया को लोन दिया था। ये अपडेट्स ध्यान रख सकते हैं अलॉन्ग विद पर्पस की क्यों लोन दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक बैंक इंक्लूड किया है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड को केटर करता है, वैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया प्लस कुछ पैसिफिक कंट्रीज के लिए बना है। ठीक है, इसमें से मोस्टली अभी तक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही पूछी गई है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये कब बना था, 1966 में बना था। अच्छा, अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो ICSID भी 1966 में बना था। अब दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं कि ICSID और प्लस जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोनों 1966 में बने थे। कितनी कंट्रीज ने साइन किया था, 31 कंट्रीज ने साइन किया था। अभी करेंटली कितने मेंबर कंट्रीज हैं ADB के, 67 है। 49 कंट्रीज आर फ्रॉम एशिया एंड 19 कंट्रीज आर फ्रॉम पैसिफिक। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। हेडक्वार्टर्स का है मनीला, फिलीपींस पे। मोटो क्या है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक, प्रेसिडेंट करेंटली इज मात्सुसुगो असाकावा, ही इज फ्रॉम जापान। As a multilateral development finance institution, ADB provides loans, technical assistance and grants. जैसे कि वर्ल्ड बैंक लोन, टेक्निकल असिस्टेंस एंड हेल्प करता था वर्ल्ड की मेंबर कंट्रीज को, उसी हिसाब से एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हेल्प करता है, लेकिन कहाँ की, एशिया एंड पैसिफिक की। ये जो ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। नंबर 1, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं। IMF नहीं है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF साथ ही ब्रिटेन वुड्स के कॉन्फ्रेंस से बने थे, लेकिन वर्ल्ड बैंक का अंदर वर्ल्ड बैंक के ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, IDA, IFC, मीगा, ICSID एंड IBRD। मीगा है और IFC भी है, देयरफॉर हमारा आंसर हुआ 2।
Second number question, Woods Conference resulted into establishment of the which of the following? वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस या यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें दो इंस्टीट्यूट्स बने थे, देखिए IBRD एंड IDA, IBRD IABD, IBRD एंड IMF, IDA एंड IMF, IBRD एंड IMF। देखिए दिसंबर 2018, 2015 सिर्फ इन्हीं 2 सालों में नहीं, और भी बहुत सारे सालों में यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी 2 इंस्टीट्यूशंस बने थे यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? इसमें से कौन सा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है? IMF, हाँ IMF है, IBRD भी है, ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी है, IFRS का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IMF is not one of the part of international economic institution, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? नंबर 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मीगा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मीगा एन एफिलिएट ऑफ वर्ल्ड बैंक एम्स टू एड्रेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि क्या करता था, वो बेसिकली एक प्रोटेक्शन कवर देता था जो भी फॉरेन कंपनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है डेवलपिंग कंपनीज में। कौन सा प्रोटेक्शन देता था? पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देता था। तो इसमें से हमें देखना पड़ेगा हमारा आंसर कौन सा है। नंबर 1, टू प्रमोट कंपेरेटिव एडवांटेज अमंग ट्रेडिंग नेशंस टू फॉस्टर इंटरनेशनल ट्रेड, गलत। टू प्रमोट अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इन वर्ल्ड ट्रेड गारंटी, नहीं। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कौन सा इंस्टीट्यूशन करता है? ICSID करता है, मीगा नहीं करता। थर्ड, टू इंकरेज फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम नॉन कमर्शियल रिस्क, यस दिस इज द आंसर। मीगा का यही रोल है और यही फंक्शन है। फोर्थ, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, नहीं, मीगा का ये भी नहीं फंक्शन है। तो हमारा आंसर नंबर 3 हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 लिस्ट दी हुई, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से कौन आया था बाहर? वर्ल्ड बैंक। तो ए का ऑप्शन 2 होना चाहिए। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं शायद हमारा सी आंसर हो, हम आगे भी चेक करते हैं। सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी होती है? वो होती है IDA। बी's आंसर शुड बी 4। क्या बी का आंसर 4 है? हाँ, बी का आंसर 4 है। सिमिलरली जेनीवा, WTO का हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही। एंड लोन टू प्राइवेट सेक्टर IFC, D3, डी का यहाँ पे 3 होना चाहिए। बिल्कुल हमारा जो आंसर है दैट इज C। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? इनमें से कौन सी फॉल्स है? यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स IFSC के बारे में दी हुई हैं। IFSC इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, बिल्कुल सही। IFSC encourages and growth and development of public sector enterprises, no। पब्लिक, आपको जब मैंने IFC बताया था उसमें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन था कि IFC किसकी हेल्प करता है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की करता है। तो शायद यही स्टेटमेंट फॉल्स हो, और भी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। IFSC is an affiliate of World Bank, yes it is part of World Bank. It encourages the growth of productive private sector enterprises, yes। IFSC इंकरेज किसको करता है? प्राइवेट सेक्टर को, जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इंगेज होती हैं उनको। इसलिए हमें लेकिन बताना है यहाँ पे कौन सा फॉल्स है। हमारा आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू IDA। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बतानी है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यहाँ पे हम इनको A, B और C कर लेते हैं, ठीक है। Now statement number A, IDA is the world's largest source of concessional financial assistance for the poorest country, yes IDA बहुत ज़्यादा concessional rate of interest पे loans provide करता है। IDA was established in 1960, yes IDA 1960 में establish हुआ था। IDA advances loans to industries in exceptional cases, no this is the wrong answer। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा A and B आर करेक्ट एंड C इज इनकरेक्ट। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी नहीं है? बोथ IMF एंड IBRD हैव हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन, येस क्योंकि दोनों ही वॉशिंगटन DC USA में इस्टेब्लिश्ड है, दोनों की वहीं पे हेडक्वार्टर्स हैं।
ICSID is the constituent organization of the World Bank Group. Yes, ICSID is a part of the World Bank. IBRD is also known as World Bank. Yes, ये भी सही है. Last, India is not one of the founder members of World Bank. Absolutely wrong. जब हम World Bank and India के relations के बीच में पढ़ रहे थे, हमने देखा था India was part of one of the 44 signatories जिन्होंने ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस पे साइन किया था. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर. ओके फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो. होपफुली आपको पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नेवर गिव अप. थैंक यू.